Hi friends, I hope you all are doing great. Welcome to first blog of Indian Politico presented by Hind Manifestation. Guys, the first geopolitics issue we are raising today is relationship of India and our nearest and dearest neighbor Nepal. Let's find whether this new law of relationship in between India and Nepal is willful or it's a dragon stooge. Let's discuss. गाइज हम सबको पता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में अभी बहुत सारी बयानबाजियां हो रही हैं वहाँ पे जो पीएम है केपी शर्मा ओली वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं एंड करेंटली एंड उनको प्रो चाइना भी माना जाता है। हालांकि मोदी साहब ने बहुत बार उनसे अपनी नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करी बट केपी शर्मा का जो इंक्लिनेशन है वो चाइना की तरफ ज़्यादा है। गाइज आप सबने अभी न्यूज़ में सुना होगा कि केपी शर्मा साहब जी ने अभी ये बयान दिया है कि इंडियन वायरस इज़ मोर डेंजरस देन चाइनीज़ वायरस। आई डोंट नो इस पूरी बात का कॉन्टेक्स्ट क्या था बट स्टिल चाइनीज़ वायरस इज़ मोर डेंजरस बिकॉज पूरे वर्ल्ड में जिस वायरस ने अपना पैंडमिक क्रिएट किया है तो डेफिनेटली वही वायरस सबसे ज़्यादा डेंजरस होगा एनी विच वेज। सो जो लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट एस्केलेशन जो इंडिया और नेपाल के बीच के रिलेशनशिप में हुई थी वो 21 मई 2000 को अपना नया पॉलिटिकल मैप रिलीज़ किया था जिसमें कि अगर आप ये वाला पोर्शन देखेंगे तो ये इन्होंने ऐड ऑन किया है। ये पोर्शन को ये लोग लिपू लेक, लिम्पू अधूरा और काला पानी रीजन बोलते हैं जिसका डिस्प्यूट इंडिया से के साथ इनका चलता आ रहा था बट ऐसा नहीं था कि इन्होंने अपने पॉलिटिकल मैप में इसको अपडेट किया था। दिस इज फर्स्ट टाइम व्हेन दे आर अपडेटिंग दिस पोर्शन इनटू इट्स पॉलिटिकल मैप। सो इसके भी पहले एक ओकेजन हुआ था जब 2 नवंबर 2019 को इंडिया ने अपना पॉलिटिकल मैप अपडेट किया था जिसमें उसने सेक्शन 370 के हटने के बाद लद्दाख का रीजन बढ़ाया था और जम्मू माफ़ कीजिएगा कश्मीर का जो रीजन था उसको इन्होंने कम किया था। इंडिया पहले भी अपने पुराने मैप्स में पॉलिटिकल मैप्स में अपना ये वाला जो एरिया अगर यहाँ पे आप छोटा सा एक लाइन देख रहे होंगे ये वाला एरिया ऑलरेडी पहले भी अपने मैप में इंक्लूड करता आ रहा है। सो अभी ऐसा क्या हो गया कि नेपाल ने फर्स्ट टाइम इस एरिया को इशू बनाया है और अपने पॉलिटिकल मैप में अपडेट किया है। गाइज आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग दैट नेपाल ने अभी जो अपना पॉलिटिकल मैप रिलीज़ किया है ये कॉन्स्टिट्यूशनली पास नहीं हुआ है। हालांकि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जिसमें इन्होंने अभी होल्ड कर दिया ये डिसीजन। बाय द वे जो इंडिया ने अपना मैप रिलीज़ किया था उसमें ये वाला पोर्शन जो मैं आपको यहाँ पे येलो में आपने हाईलाइट में देख भी पा रहे होंगे ये वाला पोर्शन है जो नेपाल क्लेम कर रहा है। ये पोर्शन स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे चाइना, नेपाल और इंडिया तीनों की बॉर्डर यहाँ पे मिलती है। तो ड्यूरिंग कॉम्बैट सिचुएशन, वॉर सिचुएशन दिस एरिया विल play a very important role in deciding result of India and China अगर यहाँ पे कोई वॉर होती है तो। अगर हिस्ट्री में हमने देखें तो हमें बहुत सारे इवेंट्स मिलते हैं जिसकी वजह से आज जो इंडिया और नेपाल के बीच में जो जियो पॉलिटिकल क्राइसिस हुई है इसके आंसर्स हमें मिल जाएंगे इन 5 इवेंट्स को अगर हम डिटेल में जानें। फर्स्ट इवेंट इज अनऑफिशियल इकोनॉमिक ब्लॉकेड इन 2015। बट अनऑफिशियल मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया ने डिनाई किया था कि उन्होंने कोई ऐसा इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया हुआ है। एक्चुअली ये मधेशी इशू था जिसकी वजह से ये ब्लॉकेड था। सेकंड डेफिनेटली ऑफिशियल इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो कि एक्चुअली इंडिया की गवर्नमेंट ने 1989 में वो इम्पोज किया था। थर्ड इज जो नेपाल में प्रो चाइना सेंटिमेंट्स अभी राइज हो रहा है इसकी वजह से भी इंडिया का नेपाल के साथ जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा वीकेन हो रहा है। देन फोर्थ वन इज ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950। इसको लेके हमेशा नेपालीज पीपल जो हैं वो कहीं ना कहीं एजिटेट करते रहते हैं या वो बहुत सारे जो ट्रीटी में 10 क्लॉजेज हैं उसमें से जो स्पेशली 5th, 6th, 7th क्लॉज है उसके अगेंस्ट में रहते हैं। देन ट्रीटी ऑफ सगौली इन लेट्स डिस्कस वन बाय वन। अनऑफिशियल इकोनॉमिक ब्लॉकेट 2015 जो हुआ था वो मधेसी प्रोटेस्ट की वजह से हुआ था। मधेसीज उस टाइम पे
प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि नेपाल गवर्नमेंट अपना कॉन्स्टिट्यूशन फिर से रिफ्रेम कर रही थी, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में मधेसीज की डिमांड थी कि उनके कुछ राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए एक स्पेशल क्लॉजेस रखे जाएं। सो मधेसीज कौन है, क्या, कहाँ रहते हैं, वो एक बार आप देख लीजिए। अगर आप ये मैप देख रहे होंगे जिसमें ये येलो वाला पोर्शन हाईलाइट है, ये एक्चुअली इंडिया और नेपाल के बीच का बॉर्डर एरिया है जहाँ पे मोस्टली मधेसीज रहते हैं। इनको तेरईबासी नेपाली भी बोलते हैं। सो ये इनकी इनकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सो इसके लिए इन्होंने 135 डेज का प्रोटेस्ट भी किया था। अगर आप रीजंस पे जाएं तो इनका बेसिकली 3 डिमांड था। वो ये था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो नेपाल ने अपने टोटल पूरे रीजन को 7 प्रोविंसेस में डिवाइड कर रहे थे, जिसमें कि जो मधेसी वाला एरिया है जहाँ पे मधेसीज रहते हैं उसको ये प्रॉपर एक प्रोविंस नहीं मान के उसको अलग अलग 5 प्रोविंसेस में डिवाइड किया इन्होंने। दूसरा, जो डिलिनेशन ऑफ इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी है, जिसको कहते हैं सीट का जो आवंटन होता है या सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रीजन वाइज। सो कहीं पे भी एक थंब रूल होता है कि जो भी सीट अगर कहीं डिवाइड हो रही होती है तो वो जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से होती है। बट यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो मधेसीज का जो रीजन है उसको तो अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बट अगेन इनको सीट्स बहुत कम मिली हैं। सो इसको भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। थर्ड थिंग इज़ कि एक बहुत एक्चुअली इंडिया और नेपाल में जो ये वाला रीज़न है, इसमें बहुत प्रोमिनेंट एक कहावत है कि इंडिया और नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता है। तो एक्चुअली क्या होता है, नेपाल से बहुत से लोग इंडिया में शादी करते हैं और इंडिया से बहुत से लोग नेपाल में शादी करते हैं। तो इसलिए और बहुत से लोग यहाँ के जो फ्री ट्रेड है, आपको पता होगा नेपाल और इंडिया में फ्री ट्रेड है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने बिजनेस इंटरेस्ट भी होते हैं। तो इसके लिए इसमें बोला जाता है रोटी और बेटी का रिश्ता है। तो यहाँ पे नेपाली गवर्नमेंट से यहाँ पे एक डिमांड हो रही थी कि जब कोई भी नेपाल की लड़की होगी, अगर वो इंडिया में या किसी भी फॉरेनर से शादी करती है तो उसकी जो सिटीजनशिप है वो उसे नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा रीजन था मधेसी प्रोटेस्ट का। तो ये सारी डिमांड्स नेपाल की जो गवर्नमेंट थी और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन रीडिफाइन कर रहे थे, रीफ्रेम कर रहे थे, वो ये सारी डिमांड्स को कॉर्नर कर रहे थे, वो लोग नहीं मान रहे थे। तो इसके लिए मधेसीज ने नेपाल और इंडिया के बॉर्डर को वहाँ पे आके खड़े हो गए, सील कर दिया इनफैक्ट एक तरह से। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बॉर्डर है वो है रक्सौल बिरगंज ब्रिज, जो जहाँ से इंडिया से जितनी भी सप्लाई जाती है नेपाल में वो इसी ब्रिज के थ्रू जाती है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रिज है। यहाँ पे चेक पोस्ट भी बहुत नेपाल और इंडिया का चेक पोस्ट भी है यहाँ पे, जिसमें जो भी कस्टम ऑफिसेस भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आके खड़े हो गए और इसके बाद जो भी सप्लाई थी इंडिया से नेपाल में जाने की वो सब वहाँ पे ब्लॉक हो गई। अच्छा, आपको पता होगा 2015 में अप्रैल मंथ में ही वहाँ पे अर्थक्वेक भी आया था, जिसकी वजह से नेपाल में जो खाद्य पदार्थ थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जो भी नेसेसरी मेडिसिन्स और आइटम्स थे वो सब बहुत रिक्वायर्ड था। लेकिन इस प्रोटेस्ट की वजह से उनको ये चीज़ मिल भी नहीं रहा था। Fallacious image portrayed in Nepal by Nepal Communist Party UML. UML is United Marxist and Leninist Thought Process, lead by KP Sharma Oli. So इनका था कि
मधेसीस की जो बहुत क्लोज टाई है इंडिया के साथ, और इंडिया इसीलिए मधेसी प्रोटेस्ट को सपोर्ट भी कर रहा है। दूसरा था मधेसी विल बिकम द मीन्स फॉर द इंडिया गवर्नमेंट टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर नेपाल। वहाँ पे इंडिया का अपना से बढ़ जाएगा अगर हम मधेसीस की सीट्स को बढ़ाएंगे। और तो जो इंडिया नेपाली गवर्नमेंट में जो स्टैंड है इंडिया का, वो प्रोटेक्ट रहेगा। देन ये भी नैरेटिव बताया गया कि इंडिया चाहता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करे दैट इज प्रो इंडिया, और जो इंडिया के अपने प्रोटेक्ट राइट्स, जो इंडिया का अपना इंटरेस्ट है वो वहाँ पे प्रोटेक्ट होता रहे। हालांकि बाद में ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल था, उसको कोट करते हुए उन्होंने ये चीज़ पोर्ट्रे किया था। हालांकि बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस पे अपना रिस्पांस भी दिया था, और अगेन फिर इंडियन एक्सप्रेस ने बोला कि नहीं, हमारा हमने जो ये चीज़ पोर्ट्रे की है, ये चीज़ बहुत करेक्ट सोर्स से हमने पता करके ये चीज़ पोर्ट्रेट किया है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल आर्टिकल थी। हालांकि एक बार जब केपी शर्मा ओली साहब ने इस चीज़ को पोर्ट्रे कर दिया, तो अभी वो वहाँ के सोशल मीडिया में और वहाँ के पब्लिक में बहुत एविडेंट है कि नहीं, इंडिया का जो इंटरेस्ट, इंडिया एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कराना चाहता था। साथ ही साथ ये पोर्ट्रे किया गया कि इंडिया ने ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था। मधेसी प्रोटेस्ट कर रहे थे नेपाल की तरफ रक्सौल बिरगंज ब्रिज में, इसके लिए ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट हुआ। इंडिया हमेशा डिनाई करा कि ये ब्लॉकेट इंडिया ने लगाया, इसके लिए इसको अनऑफिशियल इकोनॉमिक ब्लॉकेट बोला जाता है। इससे पहले जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट हुआ था वो 1989 में हुआ था, जो राजीव गांधी ने ऑफिशियली इम्पोज किया था नेपाल पे। सो यहाँ पे बेसिकली राजीव गांधी जो एक नेपाल और चाइना ने एक ट्रीटी साइन की थी, ट्रांजिट ट्रीटी, उसके अगेंस्ट में थे, और नेपाल ने कुछ आर्म्स एंड एमिनेशन भी चाइना से बाय किया था, जिसकी वजह से इन्होंने ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया। उस टाइम पे किंग बीरेंद्र के साथ राजीव गांधी खुश भी नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वहाँ की जो माओइस्ट लीडर है पुष्पा कमल दहल, जो कि प्रचंडा के नाम से भी फेमस हैं, उनकी पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया, और प्रचंडा फिर 2008-2016 में प्राइम मिनिस्टर भी बनी है। सो इन्होंने सपोर्ट किया, और आज का जो भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो इतना ज़्यादा क्लैशेस में दिखता है, बिकॉज वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो प्रो चाइना है, ना कि प्रो इंडिया। चाइना में आपको पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी चलती है, और कम्युनिस्ट पार्टी अक्रॉस वर्ल्ड एक दूसरी कंट्री की कम्युनिस्ट पार्टी को हमेशा सपोर्ट कर सकती। थर्ड इज प्रो चाइना सेंटिमेंट्स फ्लरिश्ड इन नेपाल पोस्ट ब्लॉकेट 2015। हुआ क्या, चाइना ने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया। जब इंडिया से सप्लाई आना बंद हो गई, बिकॉज मधेसी वहाँ पे रक्सौल बिरगंज ब्रिज पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाइना ने सारी सप्लाईज देना शुरू कर दी नेपाल को। केपी ओली साहब ने ये पोर्ट्रे किया कि इस क्राइसिस के टाइम पे चाइना इज सप्लाइंग एसेंशियल्स, और अगेन वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट फ्लरिश हुआ। केपी ओली साहब ने जो भी इलेक्शंस वहाँ पे जीते हैं, वो उनका जो पूरा बेसिस ही होता था वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के ऊपर होता था, और जब भी वो डेवलपमेंट की बात करते थे तो यही पोर्ट्रे करने की कोशिश करते थे कि अगर चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में या चाइना की एग्जिस्टेंस नेपाल में होती है तो नेपाल ज़्यादा फ्लरिश करेगा इन कंपैरिजन विद इंडिया। सो और उन्होंने फिर बहुत सारी जब वो पीएम बने, उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की, बहुत सारी ट्रीटीज़, उन्होंने द ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी भी साइन की थी सितंबर 2018 में। बाद में फिर चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का भी पार्ट बना, जो उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश करी थी, जिसमें काठमांडू कायरंग रेलवे एक प्रोजेक्ट था, अपग्रेडिंग ऑफ द रसूवगधी हाईवे
यहाँ पे मैंने एफडीआई का डेटा डाला हुआ है, जहाँ पे आप देखो 15-16 के बाद ये जो लास्ट पाई चार्ट है उसमें आप देखना 42% तक का एफडीआई इंक्रीज हुआ था, और ये इमीडिएटली आफ्टर इकोनॉमिक ब्लॉकेड, अनऑफिशियल इकोनॉमिक ब्लॉकेड के बाद हुआ था। देन ऐसा नहीं है कि इंडिया के एफर्ट्स नेपाल में बिल्कुल नहीं है। इंडिया ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे इस समय करेंटली चल रहे हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है अभी रिसेंटली मोतीहारी अमलेखगंज का जो 69 किलोमीटर का पेट्रो पाइपलाइन था, जिसकी इमेज भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये एक पेट्रोलियम पाइपलाइन है जो कि बहुत सालों से बन रहा था, बट 2018 में ये कंप्लीट हुआ, और दिस इज वन ऑफ अ यूनिक काइंड। जो 2015 में पेट्रोलियम की सप्लाई बंद हो गई थी, तो इस तरह फिर से कभी सिचुएशन आए उसके लिए इन्होंने ये वाली पाइपलाइन बनाई, और ऑलरेडी अब ये ऑपरेटिंग सिचुएशन में है। देन इंडिया के साथ नेपाल के कुछ रेलवे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जो जयनगर जनकपुरी रेलवे स्टेशन है, जोगबनी बीरत नगर है, देन नौतनवा बहरावा, ये सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जो ईस्ट टू बिजनेस है या इंडियन नेपाल का जो अपना एक कंसेप्ट है फ्री ट्रेड, उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। कुछ रोड इनिशिएटिव, रोड्स और वाटरवेज प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। काठमांडू न्यू दिल्ली डायरेक्ट बस सर्विस ऑलरेडी चल चुकी है। एंड देन अभी इंडिया ने नेपाल को 3 वाटरवेज के लिए अलाउ कर दिया है। वो अपने ट्रेड को उस वाटर के थ्रू रूट कर सकते हैं। एनर्जी बैंकिंग कंसेप्ट में नेपाल इंडिया को पावर एक्सपोर्ट करेगा, और इन ड्राई सीजन। देन इंडिया ने कुछ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी बनाए हैं बीरत नगर के पास। जनवरी 2019 में उसका इनॉग्रेशन भी हो गया है। एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बीरगंज ऑलरेडी बन चुका है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने नेपाल के डेवलपमेंट में नहीं कोई कंट्रीब्यूशन किया है। This is all the matter of discussion। एंड एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी इंडिया किसी के साथ, अपने नेबरहुड या किसी भी कंट्री के साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है या कुछ भी डिसीजन ले रहा होता है, तो उसके साथ कोई हिडन एजेंडा या कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं होती है। लेकिन जब नेपाल कर रहा माफ़ कीजिएगा, जब चाइना कर रहा होता है, तो वो उसके साथ कोई ना कोई एक हिडन स्ट्रिंग अटैच्ड होती है। और आप इन केस ऑफ मालदीव्स आप देख लो, इन केस ऑफ श्रीलंका देख लो, चाइना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अफ्रीकन कंट्रीज में भी कर रहा है। लेकिन आप हर जगह देख लो कि चाइना किस तरह से वहाँ पे फिर इशू क्रिएट करता है। या तो उनकी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेगा, या वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको वो मैनोवर करेगा, मैनिपुलेट करती है। सो बट इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। सो इंडिया हमेशा किसी की कंट्री की सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करती है, बट चाइना नहीं करती है। अब मैंने आपसे जो डिस्कस किया था कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक फ्री ट्रेड है, इंडिया और नेपाल में कुछ ऐसे मैं कभी भी नेपाल में जाके बिज़नेस कर सकता हूँ, नेपाली कभी भी इंडिया में आके बिज़नेस कर सकते हैं। हमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे की कंट्री में फ्रीली आ जा सकते हैं। तो वो ये क्यों होता है? बिकॉज इंडिया एंड नेपाल ने 1950 में एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की थी। ये जो ट्रीटी है, दिस इज़ वन ऑफ इट्स यूनिक काइंड। इंडिया कभी भी किसी और कंट्री को, किसी भी नेबरहुड को ये स्पेशल स्टेटस नहीं देता है। सिर्फ नेपाल को इन्होंने ये स्टेटस दिया है। अब जो सबसे कंट्रोवर्शियल, ये ट्रीटी आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इस वेबसाइट पे आपको डिटेल ट्रीटी मिल जाएगी, बट जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन में आर्टिकल होती है वो 5th, 6th, 7th है। आर्टिकल 5 ये बोलती है कि नेपाल को जो भी आर्म्स एंड एम्युनिशन चाहिए वो इंडिया से ले सकता है, बट किसी और कंट्री से अगर उसे लेना है तो उसका कंसेंट इंडिया से लेना पड़ेगा। आर्टिकल 6 में ये बताया गया है कि इंडिया और नेपाल एक दूसरे को फ्री ट्रेड कर सकते हैं, एक दूसरे की जो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके लिए दोनों ही
कंट्रीज की गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। आर्टिकल 7 में ये बताया गया है कि इंडिया एंड नेपाल के जो सिटीजन हैं वो एक दूसरे की कंट्री में जाके वहाँ की लैंड परचेज कर सकते हैं, उसकी ओनरशिप हो सकती है। अगेन फ्री ट्रेड और कॉमर्स रहेगा, और एक एक प्रिविलेज दिया जाएगा इंडिया और नेपाल के जो भी सिटीज़न वहाँ पे कुछ परचेज करना चाहते हैं, ज़मीन परचेज करना चाहते हैं या कोई ट्रेड करना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, आर्टिकल 5 में वहाँ पे जो मेजर डिस्कशन होता है वो ये होता है कि क्यों नेपाल आर्म एंड एमिनेशन बाहर की कंट्री से नहीं ले सकता, वाई नेपाल इज डिपेंडेंट ऑन नेपाल इंडिया। सो ये एक डिस्कशन होता है वहाँ पे। देन आर्टिकल 6 में ये डिस्कशन होता है कि इंडिया के पास बहुत पैसा है, तो वो यहाँ पे आके नेपाल में आके वो जो भी डेवलपमेंट करते हैं उससे उनको बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन नेपाल के पास इतना पैसा नहीं है, तो वो इंडिया में आके इतना डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो उनको उतना कोई फ़ायदा नहीं होता। जो आर्टिकल 7 से उनको प्रॉब्लम है वो ये है कि अगेन इंडिया के जो पीपल हैं वो बहुत रिच हैं, वो नेपाल में आके ज़मीनें खरीदेंगे, और बट नेपाल के लोग इंडिया में जाके ज़मीनें नहीं खरीद पाते, बट ऐसा नहीं है। इसलिए नेपाल की जो सॉवरेनिटी है उसको बहुत बड़ा खतरा है। तो नेपाल में हमेशा इन आर्टिकल्स को लेके एंटी इंडिया सेंटिमेंट को फ्लरिश करवाया जाता है बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, बट ऐसा नहीं है। इंडिया कभी भी आज तक अभी इंडिया ने किसी भी नेबरहुड पे या भी किसी भी कंट्री पे कभी भी कोई हमला नहीं किया है, कोई वॉर नहीं किया है खुद से इनिशिएटिव। आपको पता है इंडिया का सिर्फ वॉर हुए हैं पाकिस्तान से या चाइना से, कभी भी और किसी भी कंट्री से वॉर नहीं किया गया है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया कर नहीं सकता, इंडिया कर सकता है लेकिन नहीं करता है। तो कभी भी इंडिया ने किसी की सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं किया, किसी की सॉवरेनिटी को लेने की कोशिश नहीं करी है। और आज भी मुझे लगता है कि जो इंडिया एंड नेपाल के पीपल का कनेक्ट है, जो वहाँ के लोगों का कनेक्ट है, वो आज भी बहुत स्ट्रांग है। आज भी हम कभी भी कोई नेपाल से इंडिया आता है तो हम उसको उसी रेस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, उसको उतना ही रेस्पेक्ट देते हैं जितना रेस्पेक्ट आज हम एक नॉर्मल इंडियन को देते हैं। इनफैक्ट हमें तो ये लगता है कि दे ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया। बट ये नैरेटिव चलाना कि इंडिया सॉवरेनिटी नेपाल की ले लेगा। Treaty of Sugauli 1816 was signed between East India Company and King of Nepal. एंग्लो नेपाली वॉर हुई थी 1814 टू 16 में, उसके बाद ये ट्रीटी साइन की गई थी। यहाँ पे आप अगर ऊपर का बॉर्डर देख रहे होंगे तो नेपाल का ये इतना बड़ा एरिया था। इस ट्रीटी के साइन होने के बाद जो नेपाल का बॉर्डर था वो बहुत रिड्यूस हो गया था, जिसमें उत्तराखंड का पूरा एरिया और सिक्किम का पूरा एरिया इंडिया में आ गया था, यानी तब की ब्रिटिश इंडिया में आ गया था, और नेपाल का जो पोर्शन था वो इतना ही रह गया था। सो इस ट्रीटी में क्योंकि गोरखा ने जब बहुत अच्छी लड़ाई करी थी ब्रिटिश इंडिया के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो समय आर्मी हुआ करती थी उसके साथ बहुत अच्छी लड़ाई की थी, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे ब्रिटिशर्स, और इसके लिए इन्होंने इस ट्रीटी में एक क्लॉज रखा जिसमें गोरखा जो थे उनका एक पूरा रेजिमेंट बनाया जाएगा और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उनको भर्ती किया जाएगा। देन सेकंड ये था कि जो मैंने आपको बताया कि जो उत्तराखंड और में और जो सिक्किम वाला एरिया है वो अब इंडिया का पार्ट हो जाएगा। और तीसरी चीज़ है कि जो ब्रिटिश और तिब्बत का जो ट्रेड था वो ट्रेड रूट उनको मिल जाएगा। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज रखा था कि जो इंडिया और नेपाल का बाउंड्री डिसाइड होगी वो महाकाली रिवर और मेची रिवर के थ्रू डिसाइड होगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो आपका उत्तराखंड वाला एरिया है जहाँ पे आपका कुमाऊं पड़ता है वहाँ पे रिवर ऑफ महाकाली जाती है, और नीचे जो सिक्किम वाले एरिया के पास जो डिमार्केशन है वहाँ पे रिवर ऑफ मेची है। तो इस ट्रीटी की वजह से इंडिया और नेपाल का जो आपका बॉर्डर है वो डिफाइन होता है। और
इसी इशू को लेकर पूरा काला पानी डिस्प्यूट हुआ है और उसको हम डिस्कस करते हैं। हुआ क्या था, काला पानी डिस्प्यूट में अभी इंडिया ने रिसेंटली मई 2020 में ही ये बताया कि इंडिया की जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक रोड बना ली है जिससे मानसरोवर सरोवर की यात्रा जो है वो 7 दिन से 3 दिन में ही हो जाएगी। आपको पता होगा पहले मानसरोवर के लिए सिक्किम से होते हुए तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर से होते हुए हम मानसरोवर जाते थे, लेकिन अब वो नहीं जाना पड़ेगा। अब इंडिया से डायरेक्टली हम मानसरोवर जा सकते हैं उत्तराखंड के रास्ते से। अब ये जो रोड गई है ये काला पानी रीजन से होते हुए गई है और इसके लिए नेपाल यहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है कि ये जो पोर्शन है काला पानी वाला ये नेपाल का है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताया था कि जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है वो रिवर ऑफ महाकाली से डिफाइन होता है। तो जो रिवर्स होती हैं उनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो जब महाकाली रिवर की एक जब ट्रिब्यूटरी बनती है तो वो नेपाल की तरफ टर्न होती है। इंडिया कहता है कि जो वो टर्न हो रही है वहां से आपका बॉर्डर शुरू होता है, जबकि नेपाल कहता है नहीं, मेरी वो जो दूसरी जो ट्रिब्यूटरी है जो कि इंडिया की तरफ टर्न होती है वहां से बॉर्डर डिफाइन होता है। तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव टॉपिक है जिसपे डिस्कशन होना चाहिए, बट क्योंकि इंडिया बहुत सालों से इसको अपने मैप में दिखाता आ रहा है और बहुत सालों से ये क्लेम होता रहा है, तो इट मीन्स कि ये इंडिया की ही टेरिटरी है। बट हाँ, इस पे डायलॉग्स होने चाहिए और एक कॉमन कंसेंसस पे पहुंचना चाहिए। तो जब बीआरओ ने ये रोड बनाया तभी नेपाली गवर्नमेंट ने अपना मैप रिलीज कर दिया मई 2020 में, और हालांकि अभी वो कॉन्स्टिट्यूशनली पास नहीं है, वो होल्ड पे गया हुआ है। नेपाल ने जब अपना मैप रिलीज किया देन उसने काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को अपना एरिया बताया, जबकि इमीडिएटली आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये बोला कि नहीं, ये हमारा एरिया है, बहुत सालों से हम इसको क्लेम करते आ रहे हैं और इसमें नेपाल के जो बेसिस हैं वो बेसलेस हैं। हम सबको पता है कि ये काला पानी का जो डिस्प्यूट हुआ है ये आज तक नेपाल ने कभी रेज नहीं किया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे चाइना की अपनी इन्वॉल्वमेंट है और चाइना जो चाह रहा है वो नेपाल से करा रहा है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कम्युनिज्म ने कभी भी किसी भी कंट्री को मे बी डेवलप बनाया होगा, अपलिफ्ट किया होगा, लेकिन कभी भी अपने पीपल प्रो नहीं होती है कम्युनिज्म। और आप चाहे एग्जाम्पल ले लें रशिया का या एग्जाम्पल ले लें आप चाइना का, ये लोग कभी अपने कॉमन पीपल के राइट्स को लेके वो लोग बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड फॉर यू। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस चीज़ में खुश रहें वो अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल इंडिया का जो स्टैंड है, इंडिया पहले भी आपका हितैषी रहा है, आज भी हितैषी है और कल भी हितैषी ही रहेगा। आप इंडिया की तरफ से आपकी सॉवरेनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये इंडिया एंड नेपाल का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एक नया जियोपॉलिटिकल इशू लेकर आएंगे। टिल दैट टाइम, बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट वीडियो। थैंक्स, जय हिंद।